पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी अहम खबरें हैं इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की ज़मानत का क्या मामला हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का लाहौर हाई कोर्ट में क्या मामला हुआ, इसके अलावा अगली हुकूमत किसकी होगी ये फ़ैसला कर लिया गया है और किस तरह आर्मी चीफ इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा कुछ मज़ीद खबरें भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के मुकदमे की। इमरान खान साहब की आज साइफ़र केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त जो दायर की हुई है उस पर समाअत होनी थी, मगर जज साहब आज छुट्टी पर थे। पता चला कि उनकी अहलिया बीमार हैं और जज साहब कुछ दिन की छुट्टी पर हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक 7 सितंबर को ये केस जो है वो दोबारा लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 हफ़्ते की छुट्टी पर हैं जज साहब। उसके बाद इमरान खान साहब के वकला जो ड्यूटी जज हैं उनके पास पेश हुए और उनसे दरख्वास्त की कि आप हमारा केस ये सुने, मगर उन्होंने कहा कि मैं 24 अदालतों का ड्यूटी जज हूँ, मगर ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है इसके हवाले से मुझे ड्यूटी के जज जो है वो नामज़द नहीं किया गया, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इस वजह से वो केस नहीं सुन सके। तो इमरान खान साहब के वकला को वहाँ पर नाकामी हुई और अब जब जज साहब ये आएंगे तो वो केस सुनेंगे या इमरान खान साहब के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। और इसके अलावा 9 मई में के जो वाक़यात थे उसके हवाले से इमरान खान साहब की तकरीबन 9 ज़मानतें खारिज हुई थी। उन ज़मानतें खारिज होने के ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के वकला ने रिज्यू कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया और आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब को अगर साइफ़र के मामले में ज़मानत मिल भी जाती है तो और बहुत सारी ज़मानतें इमरान खान साहब की 18 से 20 केसेस ऐसे हैं जिनमें ज़मानतें खारिज हैं। इमरान खान साहब को वहाँ से गिरफ़्तार किया जा सकता है किसी और मुकदमे में। तो उसके पेश नज़र जो है इमरान खान साहब के वकला ने पेशगी जो है वहाँ पर तकरीबन 9 केसेस हैं जिनमें इस्लामाबाद की हद तक जो बनते हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है जो ज़मानतें खारिज की गई थी उसके ख़िलाफ़। तो वहाँ से भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जंगीरी साहब ने पहले जब इमरान खान साहब ने वहाँ पर ये इमरान खान साहब के वकला लीगल टीम ने वहाँ पर ये दरख्वास्त रखी थी तो कुछ एतराज़ात थे और इन जजेस हज़रात ने कहा था कि उन एतराज़ात को दूर करके आप जो है वो दरख्वास्त दायर कर दें। तो वो दरख्वास्त अब दायर कर दी गई है इमरान खान साहब के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो पहले ये होता था, आपने देखा कि किस तरह हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब का केस जल्दी में सुना और जल्दी जल्दी फ़ैसला दिया। उसके बाद जब ज़मानत की बारी आई तो फिर जज साहब ने आमिर फ़ारूक साहब ने कितना उसको लटकाया और अब साइफ़र केस के अंदर भी ज़मानत की बारी आई है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मामले को लटकाया जा रहा है। अब पहले होता तो ये था कि मुलजिम जो है वो अक्सर बीमार हो जाया करता था, वो बहाना लगाता था, कभी वो अस्पताल में दाखिल हो गया कि चलो इस केस को लटकाया जाए। मगर अब इमरान खान साहब के मामले में जो है वो तब्दीली कुछ इस तरह की आई है कि अब कभी जज बीमार हो जाता है, कभी मुखालिफ वकील बीमार हो जाता है, कभी कोई बहाना, इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद हैं, वो वहाँ से भी बीमार होकर कभी हस्पताल में अब तक नहीं गए। और जिन लोगों को उम्मीद थी कि इमरान खान साहब 4 से 5 दिन ही इसको बर्दाश्त कर सकेंगे और इमरान खान साहब जो है वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, तो इमरान खान साहब ने उनको गलत साबित कर दिया है। इसके बाद एक अहम मामला था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। आप जानते हैं कि परसों किस तरह अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर उनकी दोबारा गिरफ़्तारी की गई और इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो उनको 3 MPO के तहत ले गई थी। तो आज इस्लामाबाद के अंदर भी इस हवाले से केस लगा हुआ है और वहाँ पर जस्टिस जंगीरी साहब जो है वो इस केस की समाअत करेंगे, मगर वहाँ पर क्या फ़ैसला आता है और क्या समाअत होती है अभी तक वहाँ पर समाअत नहीं हुई जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मगर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था, जिनके फ़ैसले को हवा में उड़ाया गया था, उन्होंने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया और इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को कल अटक जेल से परवेज़ इलाही को लेकर अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया। उन्होंने बाकायदा जज को हुक्म दिया कि आप लेकर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो लेकर पेश हों। तो ये बहुत अहम मामला, देखते हैं अब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के अहकामात पर कल अमल होता है या नहीं होता। और दूसरी इतलात ये भी आ रही हैं कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का आज लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी दिन है, वो कल से मुल्तान बेंच में आ जाएंगे और मुल्तान बेंच में वो बैठेंगे। आज उनका आखिरी दिन है, इसीलिए तख़ीरी हरबे जो है वो पुलिस ने चलाने की काफ़ी कोशिश की। सुबह पहले पेश नहीं हुए, फिर उन्होंने कहा जी हम आ जाएंगे 11 बजे तक, फिर जज साहब ने कहा कि 2 बजे तक ना आए तो हम कार्रवाई फ़ैसला करेंगे और फिर जज साहब ने 2 बजे तक फिर IG पंजाब की जानिब से पेश भी हुए वहाँ पर लोग और उन्होंने मगर अपना फ़ैसला जो है वो दे दिया जज साहब ने। तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया और उन्होंने सेशन जज
अटक को भी कहा कि आप ही जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लेकर पेश हों। अगर तो कल जज साहब लाहौर नहीं होंगे और वो मुल्तान बेंच में आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि पुलिस से कोई ना कोई और नया बहाना बनाकर और कोई नया नुक्ता निकाल कर कुछ ना कुछ इसमें तख़ीर करने की कोशिश कर सकती है। और देखना ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज क्या फ़ैसला आता है। इसके अलावा जी दफ्तर खारजा के इल्म में लाए बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात पर वजारत खारजा बरहम। ये 92 न्यूज़ ने जो है ये खबर ब्रेक की है और उन्होंने अखबार के अंदर ये खबर आज छपी है कि खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस मुलाकात को खुफिया रखना चाहता था, लेकिन अमरीकी सफारत खाने ने भांडा फोड़ दिया। क्या इससे बड़ी भी कोई मतलब कि मिसकंडक्ट हो सकता है कि आपने वजारत खारजा के इल्म में लाए बगैर ये मुलाकात की और इसको आप छुपाना चाहते थे, जबकि दूसरी जानिब सदर आपको बुला रहा है और आप मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पर आप नहीं जाना चाहते। अच्छा जी, एक बड़ा दावा आया है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, ये फ़ैसला अभी से कर लिया गया है और ये फ़ैसला अब नहीं बल्कि जब निगरान हुकूमत बनी है उस वक्त ये फ़ैसला कर लिया गया था। ये दावा कर रहे हैं जी अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा व सेनेटर उमर फ़ारूक साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, ARY न्यूज़ के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, उन्होंने गुफ्तगू की है उमर फ़ारूक साहब से। उनका कहना है कि नून लीग नवाज़ शरीफ की आमद तक निगरान सेटअप में तोसी चाहेगी और अगर निगरान सेटअप को गैर ज़रूरी तस्वीर दी गई तो मुल्क में सियासी तहरीक आ सकती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि फरवरी तक तो जो सुन रहे हैं ना कि फरवरी तक तो नून लीग को कोई मसला नहीं है ना, आपने देखा उनका कोई बयान भी नहीं इस तरह का आता, तो उससे आगे अगर ये तस्वीर दी गई तो फिर ये मसाइल हो सकते हैं, फिर कोई तहरीक आ सकती है। ANP के रहनुमा ने कहा कि अगली हुकूमत भी नून लीग की ही होगी, इसीलिए तो वो किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं नून लीग की अगली जो है वो हुकूमत होगी, इसीलिए वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं है। PP के लिए बहुत सारे मसले निगरान सेटअप में खुल सकते हैं, हो सकता है पीपल्स पार्टी को बहुत सारी फाइल्स खुल जाएं, लेकिन नून लीग इस वक्त बहुत पुरसुकून है। इन्होंने कहा कि अगली हुकूमत के लिए नून लीग ने जमहूरियत और अवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए, हमें इस बात पर अफसोस है कि हमें ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इस वक्त हमें PDM हुकूमत की मुखालफत करनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं हमें अफसोस है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा बने। ज़ाहिर बात है आपने उस वक्त तो वजारतों के मज़े भी ले लिए होंगे ना, पूरे हुकूमत के आपने मज़े लिए हैं और अब आपको अफसोस हो रहा है। सेनेटर उमर फ़ारूक ने कहा कि जो पहले दूसरे सियासतदानों के साथ हुआ आज PTI के साथ हो रहा है और जो PTI के साथ हो रहा है कल हमारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। ANP के रहनुमा ने एक और इंकशाफ किया कि कुछ जमातें इक़्तिदार के लिए डील समेत सब कुछ करती हैं, पार्लिमान को कमज़ोर करने में बुनियादी किरदार ऐसी ही जमातों का है। रहनुमा ANP उमर फ़ारूक ने कहा कि PDM 16 माह में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। PDM दौर में जो बिल पास हुए वो कोई जमहूरी शख्स नहीं कर सकता। 15 ऐसे बिल पास किए गए जिनका हमें इल्म ही नहीं था, हमने इस बिल को मुस्तरद किया। सेनेटर उमर फ़ारूक ने मज़ीद कहा कि मुल्क में बर वक्त इलेक्शन आईनी हक है, अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा। वक्त पर तो इलेक्शन नहीं हो रहे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, सदर साहब ने अभी तक तारीख नहीं दी। वो मुलाकात जो सदर साहब की हुई थी आर्मी चीफ और DGISI से, उसके बाद कोई तारीख नहीं आई। ऐसी ही एक मुलाकात आप जानते हैं कि जब 14 मई के इलेक्शन का मामला था तो DGISI ने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से भी की थी, जो कि लीक हो गई थी और उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब भी बहुत नीचे चले गए और उन्होंने भी उसके ऊपर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दिया। बहरहाल ये एक अहम खबर है कि ये फ़ैसला पहले से ही हो चुका है कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी, ये फ़ैसला किया जा चुका है। इसके साथ ये खबर आपको ये भी दे दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड करने का फ़ैसला 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे, ये खबर दे रहा है जनाब न्यूज़। मेरा ख्याल है कि उनको ज़्यादा सूट इस्लामाबाद ही करता है, वहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब जज हैं वो उनको पूरी सहूलतकारी देंगे और उस वक्त तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी आ चुके होंगे, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर से ज़्यादा इस्लामाबाद ही सूट करता है। मगर सियासी तौर पर क्यों ना कि लाहौर में वो ज़रा ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर ज़रा गैदरिंग ज़्यादा हो सकती है, तो इस वजह से शायद नवाज़ शरीफ साहब लाहौर आना चाहते हों। मगर ये भी अपनी तारीख का पहला केस होगा जिसके अंदर एक मुजरिम इश्तिहारी को, मुलजिम नहीं ये मुजरिम है, मुजरिम इश्तिहारी को सहूलतकारी अदालतों की तरफ से दी जाएगी और हम सब वो देखेंगे इस पाकिस्तान के अंदर ये कुछ होगा। इसके अलावा जी सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने अपने बेटे हसन नियाज़ी की फ़ौजी अदालत में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये भी एक मामला आपके सामने मैंने रख दिया कि दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर होगी। आप जानते हैं कि हसनुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के भांजे हैं और इमरान खान साहब के भांजे का केस जो है वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाया जा रहा है।
तो इसके ख़िलाफ़ उनके वालिद हसन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि इमरान खान साहब के बहुत सख्त मुखालिफ हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। अब जो मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब के नक्शे कदम के ऊपर, वो ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है कुछ ताजरों से, तकरीबन 50 के करीब ये ताजर थे, और ये मुलाकात तकरीबन 5 घंटे तक जारी रही है। ये मुलाकात रिपोर्ट भी हुई है बाकायदा, इसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो भी कुछ बताया गया है। कामरान खान साहब ने बाकायदा एक वीडियो भी और अपना ट्वीट करके भी उन्होंने वो चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी है। तो ये मुलाकात कोई ऐसी नहीं है जैसे सदर साहब से मुलाकात हुई आर्मी चीफ और DGISI की और किसी ने बताया नहीं, और फिर बाहर के मुल्क में बैठा कोई सहाफ़ी जो वो खबर दे दे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कोई सहाफ़ी खबर दे और वो गलत खबर आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस या किसी इस तरह के बड़े ओहदे के खिलाफ वो गलत खबर दे और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। बाहर के मुल्क में बैठ के तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो कामरान खान साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी ने खबर दी है, तो जारी बात है कि ये वहाँ पर गुफ्तगू हुई है। तो ये खबर आई है, तकरीबन 50 के करीब बताया जा रहा है। ये बड़े पाकिस्तान के ताजर थे जिनके साथ कराची में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी बातें हुई। जारी बात है कि ये 5 घंटे की तवील मुलाकात थी। तो मैशियत को संभालने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं ये इसके अंदर बहुत अहम है जी। वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने गैर मुहिम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा होगा, डॉलर ट्रांजैक्शन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफ़गानिस्तान से ट्रांजट ट्रेड स्मगलिंग ज़ीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, 6 माह में कौमी कारपोरेशंस का सुधारा जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बाशमूल अफ़गानियों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन महकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 मिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो $75 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। तो इसके अंदर आप देखें जी, तेल स्मगलिंग ईरान के अंदर ठीक हो गया, और उसके बाद डॉलर जो हमारे ट्रांजैक्शन होती है बाहर गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर, अच्छा जी, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ट्रेड स्मगलिंग हो रही है, और उसके अलावा जी निजकारी के कुछ प्रोग्राम, और इस हवाले से वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नॉन फाइलर हैं उनको फाइलर सिस्टम के लाने के लिए ये बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की हुकूमत इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहती थी। तो ये आर्मी चीफ साहब क्या इमरान खान साहब के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, उस प्लान पे चल रहे हैं। और जारी बात है कि ये बात हम कर सकते हैं कि 3 साल और 8 महीने इमरान खान साहब ने हुकूमत की, तो वो इस तरफ गए क्यों नहीं? जाना चाहते थे, उनके प्रोग्राम भी थे। आप जानते हैं कि नॉन फाइलर को फाइलर्स करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी ताकि लोग जो है वो इस कैटेगरी के अंदर हमारे आएँ और फाइलर्स हों ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और उस दौर के अंदर बहुत सारे लोग फाइलर्स हुए भी। एक तो ये इमरान खान साहब का ही विज़न था, उन्हीं का तरीक़ाकार था जिसके ऊपर इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब बात कर रहे हैं। ये होता है या नहीं होता ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के अंदर और ईरान से जो तेल स्मगलिंग होती है, आपको कुछ अर्सा पहले ही शब्बर ज़ैदी साहब का एक इंटरव्यू याद हो तो शब्बर ज़ैदी साहब ने बताया था कि इन चीज़ों के ऊपर हम हाथ डालना चाहते थे। जब हम इन चीज़ों के ऊपर हाथ डालते थे तो हमें फिर फ़ोन आ जाते थे ताकतवर लोगों के। यहाँ तक कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब का भी बताया कि कुछ मामलात के अंदर उनके भी फ़ोन आ गए थे और वो कहते थे कि यार ये ईरान के अंदर आप ये तेल स्मगलिंग अगर रोकना चाहते हैं तो फिर वो कैसे होगा, वहाँ पे तो लोगों के पास कोई रोज़गार ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वो हो जाती थी। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इन कामों के आड़े आती थी। जो काम आज आसिम मुनीर साहब करना चाह रहे हैं, यही काम इमरान खान साहब की हुकूमत करना चाहती थी। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल बाजवा साहब, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लोग इसके आड़े आते थे, वो ये काम करने नहीं देते थे। अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो कि इमरान खान साहब के तो सख्त मुखालिफ है, तो ये वही सारे काम करना चाहती है जो इमरान खान साहब कर रहे थे। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की मईशत को अगर बेहतर करना है, उसको अपने पाँव पर खड़ा करना है, तो ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी ना। इनके बगैर कोई हल है नहीं। अगर आप ये चीज़ें बेहतर नहीं करते, इनको आप ठीक नहीं करते इस सिस्टम को, तो फिर आप मज़ीद जो है वो धंसते चले जाएंगे। इन कर्ज़ों की जो है एक हम फंसे हुए हैं, इन कर्ज़ों के अंदर हम जो है बैरूनी ताकतों के मोरे ही बन के फिर काम कर सकते हैं, उनके अहकामात पर ही चल सकते हैं। IMF ही हमें बताएगी कि हमने बजट किस तरह के बनाने हैं, हमने इलेक्शन कब करवाने हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना वो अमेरिकी सफ़ीर से, वो भी वजारत ख़ारजा की मर्ज़ी के बगैर। तो फिर हमें वहाँ से अगर हमने अपनी जान छुड़वानी है इन कर्ज़ों से,
तो फिर हमें इसी तरफ जाना पड़ेगा। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, चाहे वो काम इमरान खान करें, जनरल आसिम मुनीर करें, नून लीग करे या पीपल्स पार्टी करे, कोई भी करे, तो यही तरीका है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने का। मगर इमरान खान साहब के तो सख्त मुखालिफ हैं चीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मगर आप जानते हैं कि यही तरीक़ाकार इमरान खान साहब अपनाना चाहते थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब जो है वो उनको नहीं करने देते थे बकौर शबर जैदी साहब के, और आज जो है वो आर्मी चीफ साहब उसी रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं। आर्मी चीफ साहब अगर इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है और उनको कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब को तो ज़ाहिर बात इस्टेब्लिशमेंट रोक सकती थी, मगर ख़ुद आर्मी चीफ को कौन रोक सकता है अगर वो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको हमें बेहतर करना होगा। कम से कम ये सूदी निज़ाम जो हम गैर मुल्कियों से बड़े सूद के ऊपर जो कर्ज़ लेते हैं, इससे जान छुड़वानी होगी। और फिर ये जो पावर प्लांट है बिजली के, इनके साथ जो गलत मुआहदे किए गए हैं, जो कि हम मतलब कि बिजली यूज़ नहीं भी करते तो उनको हमने पैसे देने हैं और उसका बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर डलता है, इनसे भी जान छुड़वानी पड़ेगी। फिर ये अवाम की महंगाई से जान छूट सकती है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। उम्मीद है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सिर्फ ये बातों की और नारों की हद तक नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर अमली काम करके दिखाएंगे, और ये काम आर्मी चीफ साहब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।